मुगल काल में निसंतान अकबर ने सलीम चिश्ती की दरगाह पर जियारत की और पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ और इतनी खुशी मिली कि उन्होंने फतेहपुर सीकरी को अपनी देखरेख में बसाया। लेकिन हालात ऐसे, पानी की कमी ऐसी कि फिर उसे अपनी राजधानी आगरा में ही शिफ्ट करना पड़ा। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की इलेक्शन रिपोर्टर की टीम आज फतेहपुर सीकरी में है और जानने की कोशिश करेगी कि क्या मुद्दे हैं इस लोकसभा चुनाव में, क्या जनता चाहती है, क्या चाहती है, उम्मीदें क्या हैं उसकी और कितनी उम्मीदें उसकी आज तक पूरी हुई हैं। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। मुगल शासनकाल के दौर में आगरा जिले में पड़ने वाले फतेहपुर सीकरी क्षेत्र की अपनी विशिष्ट पहचान हुआ करती थी। 2008 में हुए परिसीमन के बाद फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई और यूपी की उन चंद सीटों में से एक बन गई जिस पर पूरे देश की नजर रहती है। इस सीट पर पहली बार 2009 में चुनाव हुए और तब बसपा के कद्दावर नेता रामवीर उपाध्याय की पत्नी सीमा उपाध्याय ने कांग्रेस के राज बब्बर को हराया था, जबकि बीजेपी तीसरे स्थान पर रही थी। लेकिन साल 2014 के चुनाव में मोदी लहर में ये सीट बीजेपी के खाते में आ गई। बीजेपी के उम्मीदवार बाबूलाल चौधरी ने बसपा की उम्मीदवार सीमा उपाध्याय को हराया था। 2014 में जीती इस सीट को बीजेपी ने 2019 में भी जीतकर ये सिलसिला जारी रखा। 2024 में भी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए फिर से 2019 में चुनाव जीतने वाले राजकुमार चाहर को मैदान में उतारा। वहीं विपक्ष बीजेपी से ये सीट छीनने के लिए एक बार फिर पूरा जोर आजमा रही है। सपा कांग्रेस गठबंधन करके दोनों पार्टी के वोटर्स को साधने के प्रयास में है, तो वहीं बसपा भी अपनी खोई ताकत दोबारा हासिल करने की जुगत में लगी है। इस बार फतेहपुर सीकरी के चुनावी मैदान में कौन कौन है ये भी आपको बताते हैं। राजकुमार चाहर बीजेपी, रामनाथ सिंह सिकरवार एसपी, पंडित रामनिवास शर्मा बीएसपी। बुलंद दरवाजा और मशहूर इमारतों के लिए मशहूर फतेहपुर सीकरी में अगर पहले चुनाव को छोड़ दे तो बीजेपी का ही सिक्का चलता आया है। इसका उदाहरण सिर्फ 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि 2022 में हुए यूपी विधानसभा के चुनाव भी हैं। फतेहपुर सीकरी में 5 विधानसभा सीटें आती हैं और 5 पर बीजेपी का कब्जा है। इसी क्षेत्र में वो विधानसभा भी आता है जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बचपन की स्मृतियों को खुद में समेटे हुए है। फतेहपुर सीकरी के विधानसभा सीटों पर बीजेपी का ही वर्चस्व है। वो कौन सी विधानसभा सीटें हैं ये भी आपको बताते हैं। आगरा ग्रामीण बीजेपी, फतेहपुर सीकरी बीजेपी, खेरागढ़ बीजेपी, फतेहाबाद बीजेपी, बाह बीजेपी। फतेहपुर सीकरी की सीट पर जातीय समीकरण को साधना ही जीत की चाबी मानी जाती है। इस सीट पर क्षत्रिय और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या ज्यादा है और इसी समीकरण को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगातार चौथी बार ब्राह्मण प्रत्याशी पर अपना दांव लगाया है, जबकि सपा ने क्षत्रिय प्रत्याशी को मैदान में उतारकर मुकाबले को कांटे का बना दिया है। हालांकि सीट पर जाट वोटरों की संख्या भी ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी आरएलडी गठबंधन भी कारगर साबित हो सकता है। अब इस टक्कर में बाजी कौन मारेगा ये तय तो चुनाव नतीजों के बाद ही होगा। वैसे तो फतेहपुर सीकरी में तीनों दल जो है अपने अपने प्रत्याशियों को उतार रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी। लेकिन जो लड़ाई दिखाई देती है साफ तौर पर कहीं ना कहीं यह सीट जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में है, इसलिए उम्मीदवार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का है। कहीं ना कहीं जो है लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही यहाँ पर दिखाई देती है। सबसे पहले बात करते हैं, रामेश्वर जी है हमारे साथ। रामेश्वर जी, किस तरह का यहाँ का राजनीतिक इन्वायरमेंट है, वातावरण है और जनता की उम्मीदें कितनी पूरी हुई और क्या कुछ रह गई? सन 49-50 से संविधान बना। संविधान के बाद में यहाँ की जनता विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा को सदस्य बना करके पहुंचाती रही, परंतु यहाँ के लिए न तो किसी विधायक ने कुछ किया, न किसी सांसद ने किया, न मंत्री ने कुछ किया। आज यहाँ पर जो भुखमरी के कगार पर जनता है वो इस कदर है। पहले तो यहाँ पर एक पत्थर का काम था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बंद कर दिया गया। रहने के लिए मकान भी यहाँ पर नहीं है, बनाने के लिए भी परमिशन ली जाती है। एक गरीब इंसान किसी भी तरीके से एक स्तंभ खड़ा करता है उसके लिए भी विभाग एफआईआर दर्ज करा देता है। शासन स्तर पर सरकारी बिल्डिंगें बन रही हैं, दबंग लोगों के भी मकान बन रहे हैं, पर राजनेता ये नहीं सोचते कि यहाँ पर किसी भी तरीके से जनता के दुख को देखा जाए और समझा जाए। एक यहाँ पर बड़े कारखाने लगे, यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगे, तो ये जो रोजगार हैं आप जो देख रहे हैं, ये युवा जो खड़े हुए हैं ये बेरोजगार हैं। यहाँ पर अगर
टूरिस्ट पर्यटन यहाँ आता है, यहाँ पर आने के बाद में भी अगर यहाँ से 4 पैसे ले जाएगा तो खाना बनेगा, नहीं तो वो ताकता रहता है कि मैं अपने बच्चों को कहाँ से खाना खिलाऊंगा। और ये मुफ्त में जो सरकार खाद्यान्न दे रही है, ये जो सरकार खाद्यान्न दे रही है उन्हीं को मिल रहा है जो रोजी रोटी कमा रहे हैं और ना तुच्छ केवल उनके रजिस्टरों पर अंकित नाम है। सबको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। खाद्यान्न से कोई भी जनता का हित नहीं हो रहा है। खाद्यान्न लेकर के भी जनता बेच रही है, उसे खाद्यान्न से कोई लाभ नहीं है। जो चुनावी प्रकरण होने जा रहा है, तो ऐसा राजनेता जनता के लिए नहीं चाहिए। यहाँ के जनता के लिए कुछ करे, ऐसा राजनेता के लिए चुनाव यहाँ की जनता करने को आगे आ रही है। और आगे आने वाला समय ऐसा आ रहा है कि किसी जनता ऐसे को चुनने को तैयार है, यहाँ पर एक नया चेहरा सामने देखने को मिलेगा। यहीं पर दुनिया का मशहूर बुलंद दरवाजा भी बना है और आज स्थिति ये है कि यहाँ पर पत्थरों की खदान पर जो है कटाई पर रोक लगी हुई है, जिसके चलते जो है कहीं न कहीं जो व्यवसाय था वो ठप पड़ा हुआ है। पर्यटन ही एक मुख्य व्यवसाय के रूप में यहाँ पर है। आगरा के नज़दीक है। आगरा और फतेहपुर सीकरी के बीच में जो भी अगर हम कहें तो व्यवसाय फतेहपुर सीकरी का सिर्फ पर्यटन है। पर्यटन को कितना महत्व मिला है, कितना बढ़ावा दिया गया है? पर्यटन के मामले में आप पूछते हैं तो पर्यटन तो बढ़ रहा है, लेकिन बेरोजगारी उससे ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग टूरिस्ट गाइड हैं, बड़ी तादाद में मोदी जी के माध्यम से लाइसेंस भी प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है। देर रात कोई अगर टूरिस्ट की गाड़ी आए तो स्ट्रीट जो लाइट है वो बंद रहती हैं। आगे मॉन्यूमेंट्स बना है, बुलंद दरवाज़ा, चाहे टूरिस्ट थोड़ा सा देख सकता है, रात में लाइटिंग नहीं है। इतना ही कहना चाहूँगा। रही राजनीति की बात, तो सब लोग आते हैं हमसे पूछते हैं, हम कुछ भी कहें, सारी चीज़ें कुछ भी नहीं हो पाता। इतना ही कहना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए, चाहे गवर्नमेंट बीजेपी की बने और चाहे कांग्रेस की बने, सबसे पहले जो पब्लिक प्लेस में लोग काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनको देखा जाए। लोग 12-12 घंटे काम करते हैं, सिर्फ उनका जो सैलरी पैकेज होता है 15,000 या 12,000 पर मंथली, इसको देखा जाए। और मेन बात ये, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहता है, प्राइवेट स्कूलों में। सबसे पहले एजुकेशन मामले में बात करते हैं हम लोग। एजुकेशन का मामला ये है कि नीचे इस तरह से देखना चाहिए सभी लोगों को। पर्टिकुलर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल जात या मज़हब से नहीं जोड़ा जाता है। और जो सुविधा है प्राइवेट प्लेस में, जैसे हम लोग अभी काम करते हैं, आप टूरिस्ट की हालत देख लीजिए। यहाँ पर टूरिस्ट अभी समर टाइम में कम है, तो हमारे लिए गवर्नमेंट को ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग सब भी टूरिस्ट पर डिपेंड है। मोस्टली फतेहपुर सीकरी की जनता 80% टूरिज्म पे डिपेंड है, जो अपना कार्य करती है, जिससे हम लोगों का घर चलता है, रोजी रोटी चलती है। और पहली बात ये है कि गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की बने चाहे कांग्रेस की बने, दवाइयाँ सस्ती होनी चाहिए। मैन मान लीजिए कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है जिसपे बिल नहीं है, उसको निचोड़ लेते हैं वो लोग। आप पैसे दीजिए, ये मान लो अगर सरकार ने आयुष्मान कार्ड और जन औषधि केंद्र भी, वो बात ठीक है, पर इतने लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। मान लो गवर्नमेंट अगर उनका क्लियर नहीं करेगी तो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा लोगों को। मेन बात ये भी तो है। और रही बात उसकी, महंगाई कम होनी चाहिए हर सेक्टर में, खाने में, पीने की चीज़ों में, पहनने की चीज़ों, ये बेसिक चीज़ें हैं हमारी। जैसे मान लो हम सिलेंडर यूज़ करते हैं, 1000 रुपये का सिलेंडर है, खाने की चीज़ें बहुत महंगी। तो सबसे पहले गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की रहे या कांग्रेस की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो चीज़ें हैं वो जीरो से देखनी चाहिए जी। तो महंगाई और रोजगार, दो किस्म के मुद्दे जो है जरूर यहाँ पर सामने हैं। आप क्या कहेंगे? सर, ये फतेहपुर सीकरी है, ये पार्किंग है, और जब बाहर से जो टूरिस्ट आता है यहाँ, ना कोई पानी का इंतजाम है, ना कोई सफाई का इंतजाम है, और यहाँ का जो इंसान है बहुत बेरोज़गार है, और टूरिस्ट बहुत कम आ रहा है, क्योंकि टूरिज़्म को कोई बढ़ावा नहीं। सरकार तो कहती है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तमाम सारे उपाय किए जा रहे हैं। यहाँ टूरिस्ट बहुत कम हो गया है, क्योंकि यहाँ से आगरा घूमता है, आगरा से जयपुर निकल जाता है, इधर नहीं आता फतेहपुर सीकरी। और यहाँ कोई पानी का इंतजाम नहीं है। यहाँ पर्यटक आता है, मुसाफिर आता है, प्यासा रह जाता है। यहाँ कोई पानी का आराम नहीं। चुनाव चल रहा है, फतेहपुर सीकरी की भी कुछ उम्मीदें रही होंगी, पिछले प्रतिनिधि से, आने वाले प्रतिनिधि से भी उम्मीदें होंगी। सर, उम्मीदें तो हर किसी से ही लगाते हैं, और हर बार हम लोगों ने बहुत प्रतिज्ञा करके, मतलब सारे लोगों ने मिल करके हर आदमी को जिताया है। कभी उदयवान सिंह, कभी बाबूलाल जी, कभी राजकुमार चार। लेकिन यहाँ जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि यहाँ काम किसी ने नहीं कराया है ढंग से। अभी भी जो चुनाव होगा, अभी भी मोदी जी को ही वोट दिया जाएगा हमारी तरफ से, तो क्योंकि हम मोदी को ही चाहते हैं। लेकिन हम लोग केवल इसी चीज़ से परेशान हैं कि हम लोगों के साथ में गलत व्यवहार हो रहा है।
कि काम नहीं कराता है कोई भी जीतने के बाद में, यहाँ लौट करके नहीं देखता है कोई भी। बस मेरा तो यही कहना है कि हम तो केवल मोदी जी को वोट दे रहे हैं, ना कि उनके कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। मेरा तो ये कहना है। कहीं न कहीं सरकार से खुशी तो है लोगों को, नीतियों से उसके खुश हैं, लेकिन अपने प्रतिनिधियों से उनकी नाखुशी भी है। जी सर, मेरा नाम सुनील कुमार है। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। क्या उम्मीद है फतेहपुर सीकरी को, क्या होना चाहिए यहाँ पे और क्या नहीं हुआ, और आने वाले समय में जो आपका प्रतिनिधि चुन करके आए, सरकार जो आए, वो क्या करे फतेहपुर से? श्रीमान जी, किससे उम्मीद करें? सरकार से करें या सरकार के नुमाइंदों से करें? किससे करें? नुमाइंदा ही आपकी बात सरकार तक नुमाइंदे वोट के समय आते हैं और फिर 5 साल तक इस क्षेत्र को नहीं देखते। कह तो अब आएंगे और फिर जब चुनाव होगा दोबारा तब आएंगे, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। तो उनसे उम्मीद करना तो बेईमानी है साहब। हमें तो वोट देना है, किसी को भी दे दें, उनसे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि मोदी जी के नाम पर जीत जाएंगे। ऐसे प्रतिनिधि आप लोग क्यों चुनते हैं जो आपके बीच में लौट करके नहीं आते, या फिर सवाल ये है कि सबकी सब एक से हैं साहब। सरकार भी बदली, नुमाइंदे भी बदले। पिछले विधानसभा से, जैसे मुझसे पहले बताया गया था कि 50 से चुनाव हो रहे हैं, तब से लेके आज तक पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अकबर के टाइम से लेके आज तक देश आज़ाद हो गया, 50 साल 70 साल 75 साल हो गए। लोगों ने वादे बहुत किए कि इस बार हमको जिता दो, नहर लेके आएंगे, इस बार जिता दो, गंगा जल लेके आएंगे, इस बार जिता दो, फलाना काम करवाएंगे। हुआ कुछ नहीं। आज भी आप देख रहे हो ये पार्किंग स्थल है साहब। यहाँ देश विदेश का टूरिस्ट आता है, लेकिन अगर वो टूरिस्ट यहाँ आ जाए, पानी अगर मांगे तो पानी अवेलेबल नहीं है कहीं। बैठने के लिए आप देख रहे हो कहीं भी कोई बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर टूरिस्ट चाहे कि गर्मी में 10 मिनट बैठ लें साहब तो कहीं बैठ सकता है? दिखा दीजिए आप। कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों को साथ अन्याय और अत्याचार होता आया है और होता रहेगा साहब। कहीं न कहीं नाउम्मीदी है, और नाउम्मीदी फतेहपुर सीकरी के कहीं न कहीं किस्मत में है। वो चाहे मुगल काल से हो, चाहे ब्रिटिश काल हो, चाहे वर्तमान काल हो, लेकिन इस नाउम्मीदी में भी उम्मीद ढूंढने की कहीं न कहीं कोशिश रहती है जनता की। जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में क्या देख रहे हैं आप? किस तरीके से पिछली सरकार ने काम किया और आगे कौन सी सरकार चाहिए, किस तरह की चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर कुरैशी है। लोगों की अपनी अपनी सोच है, किसी का कुछ काम नहीं हुआ, किसी का कोई काम हुआ है। और जैसे कि देखा जाए इस सरकार में, मेरा मानना यह है कि 99% लोगों के काम हुए हैं। जैसे कि गरीब लोगों को राशन भी मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड भी बना है, आवास विकास कॉलोनियाँ मिली हैं, शौचालय के लिए पैसे मिला है, गैस सिलेंडर फ्री मिला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों का काम तो हुए। अब रही गठबंधन की बात है, जैसे गठबंधन है, अब गठबंधन एक बार पहले भी हुआ था, फिर भी नाकाम हुआ। इस बार गठबंधन पूरा जोर लगा रहा है, शायद सरकार बन जाए या ना बने, और अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच ये इस सरकार में काम हुआ है। जैसे कि यहाँ टूरिस्ट लोग, ये गाइड लोग खड़े हुए हैं, पहले यहाँ एक शब्द था लपका शब्द, आज वो सरकार ने लपका शब्द भी ख़त्म कर दिया। 99% लाइसेंस मिल गया है। यहाँ लप्पा क्या होता था? लपका जो लाइसेंस नहीं होता था तो उनको लपका कहते थे, मगर ये है आज सरकार ने सबको लाइसेंस दे दिया है, सब अप्रूव गाइड हैं, और उनको बैठाने का काम भी सांसद जी ने ही किया है। रात को बैठने की परमिशन मिली है और ये कार्य करने की परमिशन मिली है। विपक्ष आरोप लगाता है मोदी सरकार पर कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान की बात करती है, राजनीति करती है। आपको भी कभी महसूस हुआ है? देखिए, ये अपनी अपनी सोच है। हर सरकार में कुछ न कुछ कहीं ना कहीं हुआ है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि अभी मैं कह दूँ कि वहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ। हर सरकार में कुछ ना कुछ हुआ है, मगर ये है कि भाई मेरे लिए बेहतर है। और लोग इस बार राजकुमार चार सांसद जी को जो वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। जो सरकार का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये बात सही है? बात सही है मेरे लिए तो। देखो, समस्याएं तो हर गवर्नमेंट में रहती हैं और एक व्यक्ति सभी को खुश नहीं कर सकता है। वर्तमान जो हमारी सरकार चल रही है काफ़ी अच्छा चल रही है, बहुत अच्छा काम करा रही है। ये तो सभी सरकारों में होता है, ये तो आप भी जानते हो। ये तो आप भी जानते हो कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति यहाँ पे सभी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है। सरकार की योजना काफ़ी अच्छी है, ये बात भी हकीकत है कि जो सरकार की योजना आ रही हैं वो आम जनता तक नहीं पहुँच पा रही हैं। जो बीच में एजेंट टाइप के लोग होते हैं वो उनको ऊपर से ऊपर निकाल देते हैं, अपने अपने सिलेक्टेड लोग होते हैं उनके लिए दे देते हैं, बाकी का जो उसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता है। सरकार से हम काफ़ी खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा काम किया सरकार ने। यहाँ बात ये भी उभर करके आती है कि सरकार की नीतियाँ तो ठीक हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एजेंसियाँ
उन तक जो है, जो लाभार्थी हैं उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर पर्यटन को लेकर के जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही हैं, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का। उसके अलावा पानी की समस्या जो है वो आज से नहीं, बहुत पुरानी है। और उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट की बात होती है, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो लौट के नहीं आते हैं, फिर पब्लिक जनता के बीच में नहीं आते हैं और काम नहीं करते हैं। देखिए, सब जगह सब समस्याएं हैं, कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर समस्याएं ना हो। यहाँ पर आबादी हमारी बहुत ज़्यादा है, उस आबादी के हिसाब से यहाँ पर समस्याएं भी ज़्यादा बढ़ी हैं। अब रही बस टूरिस्ट की, सब टूरिस्ट की सुविधाओं के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सरकार अपनी तरीके से जितनी योजनाएं भेज रही है उन पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी कोताही बरती जाती है। पानी की समस्या है, पानी तो पहले भी कम था, बट उस टाइम में आबादी भी ज़्यादा थी। अभी में आबादी भी यहाँ पे कम है। जैसे कि पानी के लिए पंपिंग की व्यवस्थाएं हैं, वो सब की गई हैं। सिंचाई के लिए थोड़ी सी परेशानी है, वो माइनर या जो पानी है वो उसका स्टोर नहीं है। पहले राजस्थान से पानी आता था, उसका स्टोर होता था, अभी वो उधर नहीं हो पा रहा है। तो ये एक समस्या है। वैसे रोजगार के लिए अब ये सब बता ही रहे हैं कि टूरिस्ट के लिए सबको लाइसेंस मिल गया है, सब काम कर रहे हैं। और वैसे तो हमें तो सब कोई समस्या नहीं मिली, हमें तो मकान ही मिल गया, बहुत अच्छा। टॉयलेट वॉयलेट सब परेशानी सब खत्म हो गई। अब जिसको जैसी परेशानी है वो तो बताएगा सब। ठीक है, आप नौजवान हैं, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? मेरा नाम लवकुश तिवारी है और जनता जनार्दन जिसको अपना वोट दे करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम करती है और वही और जिनसे उम्मीद करती है जनता कि ये हमारा देश की संसद में जाकर हमारी आवाज़ उठाएगा, हमारा रक्षक बनेगा, आज की डेट में वही बच्चक बने हुए हैं। 5 साल के पूरे समय में 4 साल 6 महीने बाद वो हमारे क्षेत्र में दर्शन करने के लिए आते हैं और जनता जनार्दन अब ऐसे प्रत्याशियों को नकार चुकी है और जल्द ही 4 जून को एक नए किसी व्यक्ति को यहाँ से सांसद चुन लिया जाएगा। सांसद तो 4 जून को नया चुना जाएगा। कहने का आशय यह है कि जो आपके पुराने प्रतिनिधि थे वो आपकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे, इसलिए आप लोग किसी नए को चुनेंगे। नया कौन है? जी, मेरी एक खुद की अपेक्षा नहीं है, ये जनता जनार्दन की अपेक्षा है। आप गांव-गांव जाकर देखिए, जो जनता का मत है वो मेरा मत है। मेरे एक मत से ना कोई सांसद बन सकता है, ना विधायक बन सकता है। नहीं, बहुत बहुमूल्य मत है, एक एक मत ही गिना जाता है। जी, आप क्षेत्र में जाकर देखिए, अगर शायद पार्टी ने सर्वे कराई होती तो जो आज वर्तमान प्रत्याशी को ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। चुनाव जो है बड़ा इस समय फंसा हुआ है, चतुष्कोणीय यहाँ मुकाबला है। किसी एक व्यक्ति के बारे में कहना अभी जल्दबाजी होगी। चतुष्कोणीय मुकाबला आप कह रहे हैं, कौन कौन है? देखिए, कैंडिडेट एक तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी से राजकुमार चाहर हैं जो वर्तमान में सांसद हैं, और बहुजन समाज पार्टी से रामनिवास शर्मा हैं। एक खेरागढ़ विधानसभा से जो पूर्व में विधायिका का चुनाव लड़े थे रामनाथ सिकरवार हैं, और पूर्व जो सांसद रहे, यहाँ से मंत्री रहे, विधायक रहे, उनके सुपुत्र हैं डॉक्टर रामेश्वर चौधरी, वो भी चुनाव मैदान में हैं। क्योंकि स्पष्ट रूप से किसी के बारे में भी ये कहा नहीं जा सकता कि चुनाव यहाँ से कौन जीते। नहीं, मैं जीतने हारने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं फतेहपुर की तमाम सारी बुनियादी सुविधाओं जिसकी अपेक्षा फतेहपुर सीकरी करता रहा है वो पूरा हुआ कि नहीं, या अपेक्षाएं और क्या? ऐसा है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये ऐतिहासिक नगरी है, लेकिन ऐतिहासिक नगरी होने के हिसाब से यहाँ वो मूलभूत सुविधाएं अभी यहाँ पूरी नहीं हैं। पूरी क्या, मैं तो यही कहूँगा कि अभी 10% भी सुविधाएं नहीं हैं। जिस तरीके से फतेहपुर सीकरी का नाम है, अकबर भी यहाँ जो है अपना शासन कर चुके हैं, और सिर्फ पानी की वजह से यहाँ सबसे बड़ी किल्लत पानी की थी, जिस वजह से यहाँ से फतेहपुर सीकरी से वो इसको राजधानी छोड़ करके चले गए थे। और पानी भी अभी जो है यहाँ बहुत खारा पानी है, और इसमें कहा जाए तो फ्लोराइड काफ़ी है, तो पानी की समस्या ही अभी पूरी नहीं हो पाई है। बाकी की यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा इतनी अच्छी नहीं है, शाम को 6 बजे के बाद कोई भी वाहन यहाँ उपलब्ध नहीं रहता है। हम चाँद से लेकर मंगल तक पहुँच गए, लेकिन अभी फतेहपुर सीकरी में पानी की समस्या कहीं न कहीं जस की तस बनी हुई है। इन 70 सालों में तमाम सारे प्रतिनिधि आए होंगे, जब से आज़ाद हुआ देश तब से चुनावी प्रक्रिया चल रही है। पानी को लेकर के क्यों नहीं कोई समस्या जनता अभी तक या जनप्रतिनिधि समाधान दे पाए? जनप्रतिनिधियों ने ये समझ में नहीं आती, लोकसभा राज्यसभा में ये लोग कोई आवाज़ उठाते हैं कि नहीं उठाते, परंतु अखबारों में तो हमने आज तक नहीं पढ़ा है कहीं पर भी कि इन्होंने लोकसभा राज्यसभा में कोई भी आवाज़
फतेहपुर सीकरी विधानसभा की या फतेहपुर सीकरी की कोई पानी के बारे में कहीं पर भी उठाई हो। यहाँ की जनता कई किलोमीटर तक माता बहनें पानी लाती हैं, परंतु कोई भी राजनेता इन पर ध्यान नहीं देते। ये अपनी आय बढ़ाते रहते हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार की हो या प्रदेश की हो, कोई भी इनकी आय पर तो नज़र नहीं रखती, जनता की आय पर जरूर नज़र रखती है। पानी की भुखमरी, रोजगारों की भुखमरी सबसे ज़्यादा फतेहपुर सीकरी में देखी जा सकती है। कोई भी राजनेता कहीं पर भी आवाज़ इनके बारे में नहीं उठाता। कभी एक टीवी पर विज्ञापन आया करता था, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, और वो बुलंद दरवाजे के सामने कितनी फतेहपुर सीकरी की तस्वीर बुलंद है, यही जानने के लिए दूरदर्शन रिपोर्टर की टीम जो है इस वक्त फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी अकबर की बसाई गई नगरी है। पानी की कमी की वजह से यहाँ पलायन करना पड़ा, लेकिन जब देश तमाम सारी नई ऊंचाइयां छू रहा है, फतेहपुर सीकरी क्या चाहता है, क्या होना चाहिए वहाँ? फतेहपुर सीकरी में बदलाव चाहते हैं। बदलाव के मतलब अलावा यहाँ कोई समस्या नहीं होती है। यहाँ फतेहपुर सीकरी के अंदर यहाँ 2 दफ़े 10 साल से राज कर रहे हैं बीजेपी वाले, यहाँ रह चुके हैं, मुख्यमंत्री ये मंत्री भी रह चुके हैं। सब लोग बेरोजगार ज़्यादा हैं यहाँ फतेहपुर सीकरी कस्बे के अंदर। मुझसे नहीं, किसान भाई भी यहाँ परेशान हैं। हम ये कहेंगे कि यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं हुआ आज तक। फतेहपुर सीकरी ये अकबर का बसाया हुआ शहर है। बुलंद दरवाज़ा हज़रत सलीम चिश्ती की दरगाह है। शहंशाह अकबर ने यहाँ सर झुकाया। जितने वायदे कर जाते हैं, कभी इनके वायदे पूरे नहीं हुए आज तक। और उसके अलावा रोड और बंद कर दिया है। कोई बीमारी है, हारी है, बीमारी है, मरीज़ है, डिलीवरी का है, उसके लेके भागना पड़ता है। गाड़ी को नहीं आने देते हैं, रोड बंद कर रखा है। हमें मुसाफिर इधर का मालूम नहीं है। ये बेंगलोर के कैसा लगा फतेहपुर सीकरी? आने जाने के लिए तकलीफ है, पानी का तकलीफ है, सब तकलीफ है। जरा हम ना ये करो, सब मदद करने की ये करो, सब कोशिश करो, सब काम अच्छा हो जाएगा। हाँ, पानी तो एक दूसरे दिन मिल जाता थोड़ा बहुत, बस। पानी और बिजली की बहुत समस्या है। बत्ती तो आती ही नहीं है। बत्ती तो फीस आती नहीं है, 1 फीस देते हैं बस, खाली 1 फीस देते हैं, उससे कुछ भी नहीं हो पाता। क्या कर रहे लोग बाग बताइए आप। कोई भी आ जाए उससे मतलब नहीं है, खाली पब्लिक को क्या चाहिए? सफाई चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चाहिए? आप नौजवान हैं, क्या चाहिए आपको आने वाली सरकार से, या बीती सरकार ने कुछ किया आपके लिए? सर अभी तो कुछ भी नहीं किया है। और हमें चाहिए रोजगार। यहाँ रोजगार नहीं है, रोजगार की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। यहाँ मजदूरी नहीं है यहाँ पर, समझ लो काम नहीं है बिल्कुल भी। मुगल सल्तनत की तमाम सारी इमारतों में एक बेजोड़ इमारत यह बुलंद दरवाजा है। फतेहपुर सीकरी है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है इस फतेहपुर सीकरी की समस्याएं भी उतनी ही बुलंद हैं। अकबर को यहाँ पर पानी के लिए राजधानी बनाने का मन हुआ, बनाया भी, लेकिन छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन जब हम आज बात करते हैं तमाम सारी सुविधाओं की, तमाम सारे अपनी प्रगति की, तो कहीं न कहीं फतेहपुर सीकरी भी यह डिमांड करता है या मांग करता है कि उसकी पानी की, उसकी बिजली की और उसके पर्यटन को कहीं न कहीं एक बुनियादी सुविधाएं और बुनियादी आधार मिले। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज़, फतेहपुर सीकरी।